नमस्कार, मैं प्रवीण आपको अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको कल अभाज्य से कुछ ऐसी जानकारी बताया था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने उसी के आगे कि जो अभाज्य संख्या समाप्त हो चुका था, तो आज उसी के आगे मैं सह अभाज्य संख्या पढ़ाऊँगा यानी को प्राइम नंबर पढ़ाऊँगा और ट्विन प्राइम नंबर या उसको कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या और आदर्श संख्या या उचित संख्या। ठीक है, आदर्श संख्या या उचित संख्या जिसको परफेक्ट संख्या भी कह सकते हैं। आज ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं के बारे में चल रहा है तो संख्या पूरी हो जाए उसके बाद में जो चीज़ आएंगी तो वो पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान बताऊंगा। जो संख्या के बारे में अधिकतर परीक्षा में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ लिया जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि आपको पहले ये पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में विभाज्यता के नियम में पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि प्राकृत संख्या बता दिया था आपको, पूर्ण संख्या बता दिया था आपको, और सम संख्या बता दिया था, भाज्य संख्या बता दिया था, विषम संख्या बता दिया था, अभाज्य संख्या बता दिया था। अभाज्य संख्याओं से जो बनने वाले प्रश्न थे वो मैं कल आपको करवा दिया था। और अभाज्य संख्या के जस्ट बाद आपको आज डालना है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या या कह सकते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, यानी वो संख्या है जिनका HCF 1 हो, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अभाज्य संख्या के बारे में तो आप जान चुके हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं कि जिनके केवल दो गुणनखंड हों, दो फैक्टर हों, वो अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जिनका HCF 1 होना चाहिए, यानी मासा उनका 1 होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेता हूँ, दो संख्या लेता हूँ, ऐसी दो संख्या लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैंने 4 ले लिया और अगली संख्या 7 ले लेता हूँ। अगर इन दोनों का HCF निकालते हैं तो 1 आएगा। इन दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो 1 आएगा, है ना। तो ये दोनों संख्या क्या कहलाएंगी, ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, को प्राइम नंबर। और इनका HCF निकालेंगे कैसे, तो जो 4 है यहाँ पर 4 को क्या करेंगे, नोट करेंगे और उसको टुकड़े यानी गुणनखंड करेंगे। ये 2 के बारे में आता, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 के जो टुकड़े बने हैं वो 2 गुणे 2 गुणे 1। और 7 के अगर टुकड़े करेंगे तो 7 के, तो भाई 7 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 7 एकम 7, तो 7 के यहाँ पर टुकड़े कितने आ गए, 7 गुणे 1, 7 गुणे 1। तो इसके टुकड़े जो मिल रहे हैं, यानी देखो इसमें जो मिलता है वही तो HCF होता है, या जो मिलते हैं उनको नोट कर फिर हम लोग उनकी क्या कर लेते थे, गुणा कर लेते थे। तो यहाँ पर मिलता सिर्फ 1 मिलता है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनका HCF 1 आएगा। मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर भी बता दिया कि HCF इसका कैसे 1 आएगा। तो यानी 4 और 7 दोनों संख्या क्या है, को प्राइम नंबर होंगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया है, 1 आ गया है। इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया, 1 आ गया। तो चलिएगा यहाँ पर इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर इनको इस तरह से नोट कर लीजिए, इनका वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे नोट कर लीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं जिनका मासा 1 हो, जिनका HCF या मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो या HCF जिनका 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा जिनका 1 हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे 4,
5 जो अभी लिखा था यहाँ पर 4 और 7, 4 और 7। अगली संख्या कोई भी लिख लेते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि दोनों संख्या जो लिखी जाएंगी वो दोनों संख्या जरूरी नहीं कि अभाज्य ही हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 एक संख्या भाज्य है और एक संख्या अभाज्य है। तो अगर एक संख्या भाज्य है एक संख्या अभाज्य है, उन दोनों संख्याओं का मासा एक ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं भाज्य हैं, जरूर और भाज्य भी हो सकती हैं, दोनों संख्या अभाज्य भी हो सकती हैं, एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर देखो एक संख्या भाज्य है एक संख्या अभाज्य है, फिर भी इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था, एक आया था, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि यहाँ पर एक संख्या 8 ले लेता हूँ और एक संख्या 9 ले लेता हूँ, इन दोनों का भी मासा अगर निकालते हैं तो इसका भी मासा एक आएगा, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या होगी। अगली मैं उदाहरण में ले लेता हूँ यहाँ पर कि जैसे ये दोनों संख्या भाज्य भाज्य तब भी इनका मासा एक आ रहा है, तो ये भी संख्या प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। एक संख्या भाज्य है और एक संख्या भाज्य है, फिर भी ये संख्या क्या है, को प्राइम नंबर है। और अगर मैं यहाँ पर दोनों संख्या अभाज्य ले लेता हूँ तो उनका तो एचसीएफ एक आना तय ही है, तो उनका एक एचसीएफ आना तय ही। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 5 ले लेता हूँ और एक संख्या 13 ले लेता हूँ, इनका भी एचसीएफ एक ही आएगा, तो ये भी दोनों संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो को प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं 4, 7, 8, 9, 5, 13, अन्य भी आती हैं संख्याएं, जरूरी नहीं है, इसके आगे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर सकते हैं 19, 21, 19, 23, जो ऐसी संख्याएं जो जिनका जो है मासा एक होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोगों ने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। नेक्स्ट में क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर, या कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। देखिए मैं बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूँ, ये कोई चीज बताएगा नहीं कि ये क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर या कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ना आपको बुक में मिलेंगी ये जुड़वा अभाज्य संख्या। अगर आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये सारी संख्याएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपको ये टीचर बताता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है कि वह संख्याएं दो ऐसी संख्या होंगी, लेकिन जैसे इसमें हमने बताया कि दोनों संख्या अभाज्य भी हो सकते हैं, दोनों संख्या भाज्य भी हो सकती है, एक संख्या अभाज्य हो सकती है, एक संख्या भाज्य हो सकती है। तो लेकिन शर्त यह है कि उनका दोनों का मासा एक होना चाहिए, तो वो दोनों संख्या क्या कहलाएंगी, यानी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। और यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर में यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ तो एक हो, एचसीएफ तो एक हो, लेकिन वो दोनों संख्याएं भी अभाज्य हों। वो दोनों संख्या क्या कहलाएं, दोनों संख्याएं अभाज्य हों, ठीक है। और उनके बीच में जो गैप होता है दोनों संख्याओं के बीच में, जैसे ये अगर दोनों अभाज्य संख्या तो उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, एक बार नोट कर लीजिए, अभी मैं समझा दूंगा इसको। अभाज्य हों, दोनों संख्या क्या हों, अभाज्य हों, और उन दोनों संख्याओं के जो बीच में गैप होता है, यानी दोनों संख्याओं के बीच में गैप 2 हो, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगी, दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो चलिएगा उदाहरण में हम जैसे बता देते हैं हमको, जैसे 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, और इनका एचसीएफ देखो, अभाज्य संख्या का एचसीएफ तो एक होता ही होता है, वो चाहे जो भी संख्या लिख दिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होना चाहिए। तो ये दोनों संख्या क्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगली संख्या नोट कर लेते हैं, जैसे
11 और 13, 11 और 13, इसके बीच का भी अंतर देखो 2 है ना। 41 और 43, 41 कामा 43, इनके भी बीच का गैप 2 है। अन्य भी संख्याएं बीच में भी संख्या आती है, जैसे 19 के बाद नहीं, 19 के पहले आती है 17 और 19, 17 19 कर सकते हैं हम यहाँ पर, 17 और 19 बीच में भी संख्या होती हैं, इसके बीच में भी होती हैं, 29 31 होती हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं 37 39, 37 39 नहीं होती क्योंकि 39 कट जाती है 13 से। तो ऐसी संख्या आप यहाँ पर सर्च कर और भी लिख लेना उदाहरण में, जहाँ मैंने लिखा है यहाँ पर 4 संख्या लिखा दिया, लेकिन आपको परिभाषा इतना याद रखना है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो और वो दोनों संख्याएं जो लिखी गई हों वो दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हों। अभाज्य होंगी तो उनका मासा तो अपने आप एक होगा ही, तो ये जरूरी नहीं लिखना है कि वो दोनों का मासा एक हो। डायरेक्टली आपको ये लिख लेना है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 2 हो। ठीक है, तो चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा। मैं उसके बाद अगला लिखवा देता हूँ, अगला पॉइंट लिखवा देता हूँ, उचित आदर्श संख्या। अगला नोट कर लीजिए, ये दूसरा नंबर हो गया। अगला यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, उचित या आदर्श संख्या। या इंग्लिश में इसको परफेक्ट संख्या भी बोलते हैं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, उचित अभाज्य संख्या या परफेक्ट नंबर। तो ये संख्या क्या होती है यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया भाई क्या होता है, ये भी समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन यहाँ पर उचित या आदर्श संख्या क्या होता है, अब इसमें भाई कंफ्यूजन है ना। तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये संख्या क्या होती है, जैसे कोई एक संख्या, ऐसी संख्या लेते हैं जिसके कुछ ना कुछ गुणनखंड बनते हों। तो मैं यहाँ पर उदाहरण में ले लेता हूँ, कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे 3 की बात कर लेते हैं, 3 ले लिया, 3 नहीं क्योंकि 3 के गुणनखंड तो अभाज्य संख्या है, 3 ले लिया, 3 की जगह पर मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, 10 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, आगे भी आती है, 12 आती है, 28 आती है और 20 25 16 जो भी संख्या होती है सब सारी संख्या होती है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के आधार पर यही 3 संख्या भी ले रहा हूँ। ठीक है, अगर 6 के गुणनखंड करता हूँ, बस आपको समझना है ध्यान से गौर से कि उचित या आदर्श संख्या क्या होती है। अभी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से पकड़ में इसको पकड़ लेंगे आपको। 6 के अगर टुकड़े करते हैं तो 6 के गुणनखंड करते हैं भाई, 6 तो ये स्वयं से भी कटती है ना, और 3 से भी कटती है, और 2 से भी कटती है, और 1 से भी कटती है। यह कह सकते हैं कि 1 से भी कटने वाली है, 2 से भी कटने वाली है, 3 से भी कटने वाली है, और स्वयं से भी कटती है। ये संख्या स्वयं से भी कटती है ना। और 9 की बात कर लेते हैं तो 9 स्वयं से कटता है, 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, 3 के 9, तो यहाँ पर 3 भी लिख लेते हैं क्योंकि इसके ये भी फैक्टर बनेगा। और 10 की बात कर लेते हैं तो 10 स्वयं से कटता है, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये कहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, ये आप जब इसके गुणनखंड करेंगे तो वहीं से आते हैं गुणनखंड। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये नीचे आपको दिखता नहीं होगा, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ अगर दिखता ना हो तो। यहाँ पर इतना तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। इसके अगर गुणनखंड करते हैं तो ये आते हैं, है ना। इसके अगर गुणनखंड कर रहा हूं तो क्या आते हैं, 6 के अगर टुकड़े करता हूँ गुणनखंड तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। इसके टुकड़े करता हूँ तो 9 यानी 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 9 आएगा, 1 भी आता है। 10 के अगर टुकड़े करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 10 1 आता है और 2 आता है, 5 के पहाड़ी में आता है, 10 के पहाड़ी में आता है। यानी इन संख्याओं से ये संख्याएं कटती हैं, ये डिविजिबल या इनके गुणनखंड हैं। अब आप यहाँ पर समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उचित आदर्श संख्या क्या है। वो संख्याएं जिनके गुणनखंड हों और प्रॉपर हों, प्रॉपर का मतलब लगातार हों। तो लगातार यहाँ पर देखिए इसके बनने हैं 1 2 3, इसके स्वयं को नहीं गिना जाएगा, प्रॉपर में क्या करेंगे, स्वयं को नहीं गिना जाएगा।
1 2 3 ये जो स्वयं को छोड़कर जितने भी गुणनखंड हों वो लगातार हों या प्रॉपर हों। तो यहाँ पर 9 के देखिए क्या लगातार हो रहे हैं, एक के बाद बीच में गैपिंग छूट गया भाई 2, यहाँ पर कुछ भी गैपिंग नहीं, 3 के बाद आगे भाई कुछ संख्या ही नहीं। यहाँ पर देखिए इसका 1 के बाद 2, 2 के बाद डायरेक्टली 5 आता है। 10 के अगर टुकड़े देख लेते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर 5 आता है। अब यहाँ पर भी प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, तो ये जो 9 संख्या है ये भी ये उचित संख्या नहीं। 10 जो है ये भी उचित संख्या नहीं। तो 6 जो होगी वो क्या कहलाएगी, 6 संख्या जो होगी वो उचित या आदर्श संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों उनके जो फैक्टर बनने हैं वो हमेशा प्रॉपर बनने हैं, और एक साथ होती है उन दोनों संख्याओं का सम या जोड़ वो स्वयं संख्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर उदाहरण में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, देखो जैसे 1 2 3, अगर इन दोनों संख्याओं को सम करते हैं तो 6 आना चाहिए, वो स्वयं संख्या आना चाहिए। अब इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए कि वो संख्याएं या वो संख्या जिनके गुणनखंड प्रॉपर हों और उन सभी संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जो जिसका गुणनखंड किए जा रहे हैं। तो इसके आप चलिएगा यहाँ पर वो लिख लीजिए परिभाषा। अभी थोड़ा समस्या उत्पन्न हो रहेगी वॉइस की भी प्रॉब्लम हो रही होगी और बोर्ड की भी दिक्कत है थोड़ा, इसको मैं कुछ ही दिनों में हाल ही में इसको मैनेज कर लूँगा, फिर भी क्लास अपनी नहीं रुकेगी। तो ऐसी संख्या यहाँ पर लिख लीजिए इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड प्रॉपर हो या लगातार कह सकते हैं, प्रॉपर हो या फिर उसको हम लोग लगातार भी कह सकते हैं, लगातार हो। जैसे उदाहरण में यहाँ पर ले लेते हैं 6। अभी 6 की भी गुणनखंड किया था कि 6 के जो गुणनखंड आए थे, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, और वो स्वयं संख्या। लेकिन स्वयं को छोड़कर अगर वहां पर हम लोग ये देख लेते हैं कि उन जो गुणनखंड आया है, 1 आया है, 2 आया, 3 आया है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। और जैसे उदाहरण में यहाँ पर ले लेते हैं 28 की बात कर लेते हैं, है ना। 28 के बाद आता है 496। ये सभी संख्या क्या है, 496। हालांकि इनके बीच में भी है, मैं यही क्यों संख्या लिखाता हूँ। एक अंक की संख्या वो बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिस एक अंक की कौन सी संख्या होती है, 6। 2 अंक की कौन सी होती है, 2 अंक की 28। और 3 अंक की कौन सी होती है, 3 अंक की होती है, 3 अंक की 496। ये संख्या क्या है, जो इनको उचित संख्या या आदर्श संख्या कह सकते हैं। ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि लगातार हूँ। यहाँ पर जो एक चीज बता दिया है वो उसके लिए मैं गलती चाहता हूँ, सॉरी। क्योंकि यहाँ पर संख्याएं तो लगातार होंगी, संख्याएं लगातार होनी चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 एक सीरीज से चलनी चाहिए। लगातार का मतलब ये है कि प्रॉपर का मतलब ये है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या गैपिंग भी हो सकता है, लेकिन लगातार होनी चाहिए। जैसे 1 3 4 5 6 लगातार, लेकिन उन सभी संख्याओं का जो जोड़ है वो संख्या स्वयं आनी चाहिए, बस इतना कंपलसरी कह सकता हूँ। यानी 28 की बात कर लेता हूँ, तो 28 के टुकड़े क्या बनेंगे, 28 के टुकड़े यहाँ पर देख लिया जाए। देखो 14 दूना 28, 14 दूना 28, ये 2 बन जाएंगे, और 4 सत्ते 28, एक ये भी एक तो स्वयं होता ही है। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, और 7 बनेगा, 14 बनेगा, 28 यानी होता ही है। अब ये देखिए प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब लगातार है। अब यहाँ पर इन सभी को अगर सम किया जाए तो 28 आना चाहिए। 4 2 6 और 1 7 7 14, 14 14 28, देखो 28 आ रहा है। यानी ये सारे इनके गुणनखंड जो है उनका योग कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब है ये संख्या है, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में जो वहां पर गैपिंग जो हो वो 0 0 हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि वो संख्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि 6 का उदाहरण 1 2 3, वहां पर मैंने ये बता दिया था कि उसके बीच में जो बराबर अंतर होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर मैंने ये बता रहा हूँ वो गलत हो गया था, कोई बात नहीं,
गलती तो होती ही रहती है। यहाँ पर ये चीज नोट कर लीजिए कि 1 2 4 7 14, यानी इनका अगर जोड़ ऐड करते हैं, सम देखते हैं, तो ये 28 होना चाहिए। और ये दोनों, ये सभी संख्या प्रॉपर का मतलब लगातार हो, या ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक दो संख्या छोड़ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। लगातार का मतलब प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद कोई संख्या, इसके बाद ये संख्या है, ये संख्या है, ठीक है। इनका ऐड कितना होना चाहिए? 28। तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? उचित आदर्श संख्या कहलाएंगी। उचित या आदर्श संख्या। एक अंक की, इकाई अंक की कौन सी होती है? 6 होती है। 2 अंक की कौन सी होती है? 28। और 3 अंक की क्या होती है? 496। आगे भी और संख्या ऐसी ही होती है, आप निकाल कर उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखना चाहे तो मैं एक और बता देता हूँ। 4 अंकों की 81 28 होती है। 4 अंकों की यह होती है 21 81 28। नोट कर लीजिए यहाँ पर 4 अंकों की, तो 81 28 जितना नोट कर लीजिए। मैं फिर उसके बाद और अगला करवा रहा हूँ। तो ट्विन प्राइम नंबर सीख लिया। ट्विन प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं कि वे संख्या होती हैं जिनके अगर गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड का सम, यानी वो खुद संख्याओं को छोड़कर जितने भी गुणनखंड आते हैं उन सभी संख्याओं का अगर सम निकालते हैं तो वो स्वयं संख्या आनी चाहिए, यानी उस संख्या का सम वो स्वयं संख्या आनी चाहिए। और प्राइम नंबर क्या, को प्राइम नंबर क्या होती है? वो सारी संख्याएं नोट करना है, उन संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई इसके गुणनखंड बताइए जो फैक्टर बन रहे हो। कह सकते हैं कि यहाँ पर 1000 100 1001 जो ये नोट किया गया है, कोई ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए जो ABC यानी 3 अंकों की होनी चाहिए, ठीक है। उस संख्या में 3 अंक हो, ABC का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 7 5 4 5 जो भी संख्या होती है सब कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? किसी को अगर 7 11 कोई ऐसी संख्या बताइए जिसके 7 11 13 से मल्टीपल किया जाए तो वह संख्या किस प्रकार की बन जाएगी? तो मैं यहाँ पर देखो दे रहा हूँ, यहाँ पर x 4 z 2 y एक ये संख्या दी गई है और इसके जो गुणनखंड हैं वो 7 13 11 हैं। ये कोई संख्या है और उसके गुणनखंड कितने हैं? 7 13 11 है। अगर ये गुणनखंड बन रहे हैं, ठीक है, ये गुणनखंड बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप बता दूं कि जो ये संख्या नोट की गई है, आप यहाँ पर एक बार देखिए कि ये संख्या बन रही है और इसके गुणनखंड कौन है? यही सारे हैं। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड ये हैं, तो इसका मतलब ये जो संख्या लिखी होगी ABC के रूप में ही लिखी होगी। यहाँ पर देख लीजिए 3 3 के जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पर 3 के तो है ही नहीं, है ना, 3 के तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो x का मान है वो 7 मान लेंगे और x का मान क्या मान लेंगे? 7 मान लेंगे। यहाँ पर बीच में z है, ये वाला क्या है? z है। x का मान 2, y का मान 4, तो z का मान क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची तो z का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 कैसे आ गया? 0 ये ऐसे आया, जैसे मान लेते हैं कि 1000 के जगह पर एक और शून्य बढ़ा लेते हैं। अगर इसके टुकड़े बनाएंगे तो ABC और 0 ABC ये संख्या बनेगी। ABC 0 ABC, है ना, ये संख्या भी बन सकती है। लेकिन हम लोग अभी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर x का मान 2, y का मान ये वाला है, और जो संख्या दिया गया है कि इस संख्या का मान बताइए x प्लस वाई बटे जेड, इसका मान बताओ। ये प्रश्न हमारा था कि एक संख्या ये दी गई है, ये वाली, जिसके गुणनखंड ये हैं, अगर तो x प्लस वाई बटे 2 के मान बताइए। तो यहाँ पर x का मान कितना है? 2, z का मान 0 और y का मान 4। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो c है वही c है, a वाला a, b वाला b, तो ठीक उसी प्रकार से इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका मान
ये वाला इसका मान, ये वाला तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे एक संख्या लिखी ही नहीं है, यहाँ पर एक संख्या नहीं नोट की गई, क्योंकि भाई यहाँ पर ये 5 ही अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जेड का मान 0 नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 2 और वाई का मान 4 जेड का मान 0, तो ये 6/0, और इसका मतलब हो जाता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट। कोई संख्या ऊपर हो और उसको अगर 0 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो वो संख्या अपरिभाषित हो सकती है, उसको हम लोग परिभाषा में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। तो चलिएगा, मैं इसके आगे जो है कल करवा देता हूँ, आज यहीं तक रखता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा समस्या हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है आराम से प्रॉपर करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। किसी दिन में ये भी समस्या, बोर्ड वाली भी दिक्कत और माइक वाली समस्या बंद हो जाएगी, यानी हम लोग जो है उसका भी सलूशन ढूंढ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।